हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस इंडियन इकोनॉमी का 2016। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी एक पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम 2013 से 2024 तक में जितने भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आए हैं उन सब को हमने सेपरेटली कवर किया है, राइट। एंड हर एक सब्जेक्ट का थीम बेस पे, ईयर बेस पे हमने आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। और ये सभी पीवाईक्यू का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक में मिल जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ 2016 का। दैट इज देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि यहां पे डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट कब होता है? जब हमारा एक्सपेंडिचर इज मोर देन आवर इनकम। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट, कि अगर ये डेफिसिट हमें रिड्यूस करना है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमें रिड्यूस करना है और इनकम हमें इंक्रीज करना है, तो इसमें से कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं? ठीक है, तो यहां पे पहला है दैट रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जो हमारे पास प्लान रहते हैं, यानी कि जो रूटीन टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज देना, ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि सब्सिडीज देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना। सो दैट मीन्स कि ये सारे रूटीन एक्सपेंडिचर्स है, ओके। तो लेकिन पॉइंट ये होता है कि ये सारे एक्सपेंडिचर से कोई भी कैपिटल क्रिएशन नहीं होता है, कोई एसेट नहीं बन रहा है, लेकिन इनको रिड्यूस करना भी काफी ज्यादा जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिसिट काफी ज्यादा हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। अगर हम नई वेलफेयर स्कीम लाएंगे तो उससे हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं, उल्टा वो इंक्रीज होगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। देन हमें सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज है। तो अगर सब्सिडीज को हम रैशनलाइज करेंगे, दैट मीन्स कि हमारा जिस तरीके का बजट है उस तरीके से अगर हम सब्सिडीज को रैशनलाइज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हो पाएगा, राइट। देन है रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, की इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने से हमारा इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज पे इफेक्ट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 और 3, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक। जो सबसे पहली पेमेंट बैंक बनी थी इंडिया की, दैट वाज द एयरटेल पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पेमेंट बैंक का, कि वहां पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जहां पे ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो पहला है दैट मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स, दैट आर मोबाइल टेलीफोन कंपनीज लाइक एयरटेल and supermarket chains are owned and controlled by the residents are eligible to be promoters of the payment bank. That is right. Second, payment bank can issue both debit and credit card. That is wrong. वो credit card issues नहीं कर सकते. Third, payment bank cannot undertake lending activities. That is right. यानी कि वो lending activities भी नहीं दे सकता. So 1 and 3 answers. So that means option B is the correct answer. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि WTO पे हमने देखा कि 2015 पे भी एक सवाल आया था। जैसे 15 पे सवाल आया था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर, पीस क्लॉज, ये सब न्यूज में आते हैं। ये किसके अफेयर्स में यूज किए जाते हैं? तो ये आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू सी समटाइम्स फाइंड द टर्म्स लाइक एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, राइट। तो ये किसके अफेयर्स में पाए जाते हैं? अगेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये WTO के अफेयर्स में ही पाए जाते हैं। देन अगेन एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया 2013 और 2016 के बीच में। इसके अंदर क्वेश्चन है दैट विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा होता है, राइट। तो उसी का थोड़ा सा बेस अगर हम लेंगे तो यहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट क्या होता है कि ये एक तरीके का नॉन प्लान बजट होता है और इसका मेन चीज क्या होता है कि कोई भी तरीके का एसेट में क्रिएशन होना। तो जो एसेट क्रिएशन होगा तो दैट मीन्स कि उससे कैपिटल बजट कहा जाता है। जैसे मैंने, या तो हम कह सकते हैं दैट एक्सपेंडिचर
ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड है, बिल्डिंग है, मशीनरी एक्सेट्रा, तो इससे कैपिटल बन रहा है हमारा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। देन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, कि हम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी तरीके का डेवलपमेंटल वर्क करवाने के लिए, राइट, सो इससे भी एसेट क्रिएशन होगा। थर्ड है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया है कि आप डैम बनाओ, आप रोड बनाओ, आप प्रोजेक्ट बनाओ, आप स्कूल बनाओ, आप कॉलेज बनाओ। दैट मीन्स कि आप एक एसेट बनाओ जो आपका एक कैपिटल बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। Then recently, which one of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF's special drawing right, यानी कि SDR। अब SDR का थोड़ा सा हम बेसिक सिनेरियो समझते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है, कि ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर मेजरली वो टाइप की करेंसीज रखी जाती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में सबसे ज़्यादा यूज होती है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि जो ट्रेड होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो इसके अंदर ये मेजर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंसीज होती है। तो इसके अंदर 5 मेजर करेंसीज है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे सबसे फॉरमोस्ट अगर हम देखते हैं तो आ जाता है US डॉलर आ जाता है, देन यूरोज आ जाता है, जापानीज येन आ जाता है, और अब जो रिसेंटली ऐड किया गया है चाइना का, दैट इज रेनमिंबी, राइट, रेनमिंबी भी रहा जाता है, राइट। इसके अलावा यूके का पाउंड भी आ जाता है। ओके, तो ऐसे ये अभी 5 करेंसीज है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे 4 है रेनमिंबी, लेकिन हमें एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी हमें इसका यूज समझ आना चाहिए, दैट व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट के मल्टीपल यूज रहते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि हर कंट्री को IMF के पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो रिजर्व क्या करता है, वो ये 5 करेंसीज में रिजर्व रखता है। अब वो रिजर्व रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कि पहला होता है कि आपका IMF में कोटा होता है, ठीक है, यानी कि आपने IMF में कितना इन्वेस्ट किया है, वो कोटा डिसाइड करता है कि IMF में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसके अंदर आपका वोटिंग पावर कितना रहेगा, राइट। फिर सेकेंड चीज ये होती है कि अगर आपको कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना है विद एनी अदर कंट्री, तो आप ये आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व है स्पेशल ड्राइंग राइट, तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्लस कोई भी क्राइसिस अगर हो जाता है तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये IMF ने बनाया गया, लेकिन इसके अंदर वही 5 मेजर करेंसीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, लाइक US डॉलर, यूरोज, जापानीज येन, पाउंड एंड चाइनीज रेनमिंबी। और ये ऐड की गई है चाइनीज रेनमिंबी इन 2016, जो ये दर्शाता है कि चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। हालांकि इंडियन रुपी तो अभी तक इसका कंसिडरेशन में ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडिया, राइट। तो उसके चलते ये एक सिनेरियो रह रहा है, राइट। एनीवेज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, दैट इज IMFC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर हम IMFC का मतलब समझते हैं तो ये क्या है, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ये पॉलिसीज बनाती है, किसके लिए पॉलिसीज बनाती है, ये IMF के लिए पॉलिसीज बनाती है। ये कौन सी चीजों पे मेजर पॉलिसीज बनाती है, ये उन चीजों पे बनाती है जो कि एक ग्लोबल इश्यूज है, राइट, ग्लोबल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। फाइनेंस को लेके जो भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को लेके जो भी इश्यूज होते हैं, उन पे ये पॉलिसीज बनाती है और ये एडवाइस करती है IMF को, राइट। तो अगर इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट IMFC डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क, दैट इज करेक्ट। सेकेंड है द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर इन IMFC's मीटिंग्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following best describes the term import cover that is sometimes seen in the news? अब import cover क्या होता है कि ये वो कवर है, that means कि मेरे पास एक टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है मेरा,
राइट, मेरा फॉरेक्स है जिसको मैं यूज करूंगा कोई भी तरीके का इंपोर्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो टोटल फॉरेक्स है मेरा, वो है $100, राइट, और जो मेरा मंथली एक्सपेंस है ऑफ इंपोर्ट वो है $10। तो मेरे पास कितने दिनों का फॉरेक्स है? मेरे पास 10 महीनों का फॉरेक्स है। सो दिस इज माय इंपोर्ट कवर ऑफ 10 मंथ्स। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे पास अगर 10 महीने तक मेरा कोई भी ट्रेड नहीं होता है, मेरा एक्सपोर्ट नहीं होता है, फिर भी मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा इंपोर्ट चल जाएगा। सो दैट इज योर इंपोर्ट कवर। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, दैट इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स to the GDP of a country? No. It is the total value of imports of a country in a year. That is also incorrect. It is the ratio between the value of exports and that of imports between two countries. That is also incorrect. It is the number of months of imports that could be paid for by a country in country's international reserves. That is right. यानी कि option D is the correct answer. Next है, the term core banking solutions is sometimes seen in the news. Which of the following statement best describe this particular statement? तो core banking solutions का मतलब ये होता है कि ये एक वो नेटवर्क है, यानी कि दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस जिससे आपको एक ट्रेडिशनल वे में बैंक नहीं खोलनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि ये एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस बनाएगा जिसके अंदर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दैट मीन्स कि आपको पैसा डिपॉजिट करना और आपका पैसा विड्रॉ करना, छोटा मोटा लोन लेना, छोटा मोटा लोन देना, राइट। तो ये होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये क्या है? इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस which enables customers to operate their accounts from any branch। यानी कि आप कोई भी ब्रांच से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अकाउंट है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच से अपना पैसा या अकाउंट ऑपरेट कर सकता हूं। सो दैट इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सो बेस्ड अपॉन दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई's कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। सो दैट इज इनकरेक्ट, कि ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं है कि आरबीआई से कंट्रोल इंक्रीज करना है। थर्ड है, इट इज अ डिटेल प्रोसीजर बाय विच बैंक विथ ह्यूज एनपीए इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, वन ओनली। फिर नेक्स्ट है, नेट मीटरिंग इज समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द। अब नेट मीटरिंग एक वो कॉन्सेप्ट है कि जब मैं घर पे सोलार पैनल्स लगाया, मैंने सोलार रूफटॉप लगाया है, तो उसमें कैसा होता है कि जो भी एनर्जी सन से लेके हम सन की एनर्जी से लेके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो एक ग्रिड में स्टोर होती है। अब ये ग्रिड का अंदर एक मीटर होता है। वो मीटर क्या करता है कि पहले वो ग्रिड से जो भी एनर्जी स्टोर हुई है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो गवर्नमेंट का ग्रिड होगा। फिर वहां से वो वापस आएगा मेरे घर पे एज अ इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं मेरे हाउस होल्ड में यूज कर पाऊंगा, राइट। तो ये सोलार पैनल्स के लिए यूज होता है। सो दैट मीन्स कि इट इज in the context of promoting the production and use of solar energy by the households or the consumers, that is right. Use of piped natural gas in the kitchens of households, that is incorrect. Installation of CNG kits in motor cars, that is again incorrect. Installation of water meters in urban households, that is also incorrect. तो correct answer आ जाता है इसका option A. Next है, India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in news, has been released by which of the following has declared this bank? This is a very easy question, so इसका वर्ल्ड बैंक ही है, करंट अफेयर में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। हालांकि 2016 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे ना वो करंट में से ज्यादा है, स्टैटिक बेसिस के अंदर कम पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज और आर द पर्पस और पर्पसेस ऑफ द marginal cost of funds based lending rate, that is MCLR, announced by the RBI, right? तो MCLR क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है कि जो RBI ने चेंजेस किए होते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द रेपो रेट है, तो वो सारा चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन द एक्चुअल बैंक रेट, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे
कंज्यूमर बैंक से लोन उठाता है तो उसके लिए MCLR को यूज किया जाता है। वाई? बिकॉज इट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी कि एक बैंक का फंड रेज करने में जो कॉस्ट हुआ होगा, दैट मीन्स कि अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट भी किया है तो इन रिटर्न वो कमर्शियल बैंक को फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। सो दैट मीन दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। तो वो कवर होना चाहिए प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके वो अपना लोन दे पाएगा किसी को। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए, राइट? तो उसके बेसिस पे कहा जाता है कि दीज आर द गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी followed by banks for determining the interest rates on advances. That is right. Then second, these guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. That is also right. यानी कि both 1 and 2 the correct answer. The next is the with reference to the Financial Stability and Development Council considered the following statement. अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का वर्क क्या होता है कि इंडिया में जो भी फिस्कल डेफिसिट होता है या जो हमारी फिस्कल हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। तो दैट इज बाय FSDC। हालांकि दिस इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ RBI, ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, बट इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज राइट। एंड इट मॉनिटर्स द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन of the economy, that is also right. So correct answer आ जाता है option C, 2 and 3. Next है the term base erosion and profit shifting, right? The term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of base erosion and profit shifting। के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एक MNC है, ठीक है, वो MNC देखता है कि उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और टैक्स कम करना है। इसका दो ऑब्जेक्टिव होता है, टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड टू डिक्रीज द टैक्स। तो क्या करता है, अपने पैसों को रोटेट करवाता रहता है, रोटेट करवाता है सेवरल कंट्रीज में, यानी कि एक कंट्री A है और एक कंट्री B है। कंट्री A में जो टैक्स है लेट्स से वो 30% हो रहा है और कंट्री B में जो टैक्स है दैट इज ओनली 5% है। तो वो सारा पैसा कंट्री A से कंट्री B में भेज देगा एंड देन फिर यहाँ से वो अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करेगा जो शायद कंट्री C में होगी, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि ये किस लिए है कि ये जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं ना उसके लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, to curb the tax evasions by the multinational companies। कि मल्टीनेशनल कंपनी जो टैक्स इवेजन करती है उसको कर्ब करने के लिए ये लाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय APEC, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन सेट अप बाय BRICS। तो इसका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ कि हेडक्वार्टर्स पूछा गया है, जबकि हेडक्वार्टर तो एक ही है एंड वो शंघाई में ही है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये UPSC का प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक हम कह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी, 2 ओनली। Then which is or are the purpose or purposes of government's sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? अब ये गवर्नमेंट ने 2016 में 15-16 में ये दो स्कीम लॉन्च करी थी, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि दो स्कीम है, एक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब कई बार इंडिया में ऐसा होता है कि लोग गोल्ड खरीदते हैं, राइट? लोग धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं, पहनने के लिए नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद लेते कि ये फ्यूचर में जाके बढ़ेगा। बट होता ऐसा है कि इंडिया में हर साल धनतेरस पे बहुत सारा किलो सोना बिकता है ऑल ओवर इंडिया। अब उसके चलते क्या होता है कि सोना हमारे पास है नहीं, हम सोना गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो धीरे धीरे कम होता है। तो सरकार ने बोला कि जब आपको सोना एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही खरीदना है तो आप एक गोल्ड का बॉन्ड खरीद लो। ये बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उसी पे रखा जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि मैंने आज ये बॉन्ड खरीदा है 2025 में एज एन इन्वेस्टमेंट तौर पे, और 2027 में जो सोने का भाव रहेगा वही भाव ये बॉन्ड का भी रहेगा।
राइट, सो दैट इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। फिर जो दूसरी स्कीम आई गई है दैट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब यहाँ पे सरकार ने ये भी बोला कि आपके घर पे आपकी मम्मी के शादी में जो भी गहने आए थे वो एक लॉकर में पड़े हैं जो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, तो आप वो जो लॉकर में पड़ा सोना है वो आप गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट वो सोने को मेल्ट कर देगा और उसको बिस्किट लाएगा या जो भी तरीके से इंडिया में डिमांड होती है कॉइन्स लाएगा, उससे यूज करेगा एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ऑफ 2.45%। तो ये मेजर था। तो मतलब पॉइंट ये है कि इंपोर्ट कम करना है गोल्ड का। हालांकि ये स्कीम इतनी नहीं चली क्योंकि लोगों को सोने से कुछ ज़्यादा ही लगाव है कि सोना यानी कि गोल्ड एक बहुत ही टैबू चीज़ है इंडिया में कि लोग गोल्ड होने से सिक्योरिटी फील करते हैं, खुद को एक प्रेस्टीज फील करवाते हैं। और कहा कि मेरे मम्मी के गहने जो है उसके ऊपर जो वर्क हुआ, आर्टिस्टिक वर्क हुआ है, वो बहुत ही अलग वर्क है जो अब नहीं होता, तो हम उसको मेल्ट नहीं करवा सकते। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये नहीं चला, राइट। मतलब ये अभी भी फंक्शन में है बट लोगों ने इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। तो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट इज टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउसहोल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, दैट इज राइट, टू द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, दैट इज इनकरेक्ट, कुछ एफडीआई का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है नहीं। टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो राइट। तो यानी कि 1 and 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द IFC's International Finance Commission masala bonds sometimes seen in the news, which of the following statement is or are correct? Now masala bonds जो होते हैं ये वो bonds है, these are in rupee denominated, यानी कि ये रुपी के डिनोमिनेटेड में बॉन्ड्स है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट पे रहता है, जिसके अंदर एक इंडियन पब्लिक कंपनी या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी अपने बॉन्ड्स यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इशू कर सकते हैं रुपी डिनोमिनेटेड एंड वो फिर जो फंड है वो रेज कर सकती है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे थी। तो इसके बेसिस पे स्टेटमेंट पढ़ते दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज राइट, यानी कि ये वर्ल्ड बैंक का ही आर्म है एंड दे आर दी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर अ सोर्स ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो देखा जाता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने देखा PYQ 2016 में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न है, बट मेन चीज़ है कि हमें ये पैटर्न समझना है, हमें थीम समझनी है एंड किस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन UPSC सब्सिक्वेंट ईयर्स में पूछता है। So this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of PYQs. Till then, stay safe and study well. Thank you.